हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष भूगोल शिक्षण के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 22। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपका फर्स्ट पेपर शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ और फोर्थ पेपर जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा का यूपीएच पूरा कंप्लीट हो गया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। साथ ही इतिहास शिक्षण और भूगोल शिक्षण की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर बीएड क्लासेस के नाम से ये सारे लिंक अवेलेबल हैं, तो आपको जहां भी सुविधा हो आप वहां से अपनी स्टडी करिए। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है भूगोल शिक्षण में पर्यटन का क्या महत्व है, आप अपने छात्रों के लिए इसका आयोजन कैसे करोगे। ये आपके 2014 और 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्यमिक विद्यालय स्तर पर भौगोलिक यात्राओं की योजना कैसे करोगे। भौगोलिक यात्राओं का प्रतिवेदन लिखने में किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, ये देखिए 2018 में आया है, 2019 में नहीं आया, तो इस बार के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों, अब हम देखें उत्तर। भूगोल शिक्षण में पर्यटन का महत्व हम देखते हैं। सभी भूगोलवेत्ताओं ने एक मत से स्वीकार किया कि भूगोल के बहुत संघटकों की जानकारी पर्यटन के माध्यम से दिया जाना आसान है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें अलग अलग जो भी भूगोलवेत्ता हैं उनका मानना है कि भूगोल के जितने भी संगठक हैं उनकी अलग अलग जानकारी एक तरह से भूगोल पर्यटन के माध्यम से दी जा सकती है। एक तरह से ये भूगोल पर्यटन के माध्यम से आसान है। अतः पर्यटन का भूगोल में बड़ा महत्व है। स्थानीय भूगोल का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पर्यटन अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके विषय में कुछ ऐसे दृश्य जैसे नदियाँ, पहाड़, घाटियाँ, मिट्टी के कटाव आदि होते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें भूगोल अध्ययन की, तो जब छात्र भूगोल भ्रमण के माध्यम से, पर्यटन के माध्यम से ये सारी चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे तो उन्हें अधिगम करने में आसानी होगी और साथ ही छात्रों को शिक्षक प्रत्यक्ष रूप से समझा पाएगा, जिनके बारे में कक्षा के अंदर पुस्तकों द्वारा पूर्ण रूपेण ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। उदाहरण, अगर बालकों को किसी नदी के समीप ले जाकर क्रिया आदि को बताया जाए तो उनको ठोस ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें, उदाहरण के लिए दिया गया है कि अगर बालक को नदी के समीप ले जाकर के क्रिया के माध्यम से यहाँ पर जो मिट्टी का कटाव है उसे समझाने में छात्रों को शिक्षक के माध्यम से आसानी होगी, क्योंकि जो मिट्टी होती है वो जहाँ पे पेड़ नहीं होते हैं किनारे पे, वहाँ की मिट्टी नदी में पानी के बहाव के साथ बहुत तेज़ी से बहती है। तो ये सारी चीज़ें जब छात्र प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे तो वो सही ढंग से अधिगम करेंगे। वो समझेंगे कि मिट्टी का कटाव क्या होता है, बाढ़ क्या होती है, नदियाँ किस तरह से अपनी धारा में तेज़ी से बहती हैं। एक तरह से यहाँ पर छात्र प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को देखकर अनुभव करेंगे। यहाँ पर हम देखें, इसी प्रकार उत्पादन की खान खोदने की, खेती करने की, इसके अलावा हम बात करें जो भी खान यानी कि जो भी उत्पादन होते हैं खनिज, उसकी खान के बारे में दिखा करके और मछली पकड़ने और वृक्षारोपण की समस्याओं का बालकों को पर्यटन के माध्यम से अध्ययन कराया जा सकता है। तो इस प्रकार भूगोल शिक्षण में पर्यटन के निम्नलिखित महत्व बताए जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इस तरह से जो मछली पकड़ने का व्यवसाय है और जिसकी वजह से आर्थिक उन्नति होती है, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होती है, वृक्षारोपण ना होने की वजह से क्या क्या समस्याएं होती हैं, इन सब चीज़ों के विषय में छात्रों को बताया जा सकता है। एक तरह से यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से पर्यटन के माध्यम से छात्रों को इसके विषय में ज्ञान कराया जा सकता है और इस प्रकार भूगोल शिक्षण में पर्यटन को निम्नलिखित महत्व बताए जा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें, पहला बालक कक्षा में पढ़कर सीखने के स्थान पर प्रत्यक्षीकरण द्वारा अधिक तेजी से सीखता है तथा वह ज्ञान अस्थायी भी होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें, बालक प्रत्यक्ष रूप से देखकर चीज़ों को सीखता है जो कि ज्ञान अस्थायी होता है। यहाँ पर नंबर 2 पर हम देखें,
पर्यटन द्वारा बालकों को आनंद की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों यहाँ पर पर्यटन के माध्यम से बालक आनंद की अनुभूति करते हैं। नंबर तीसरे पे पर्यटन द्वारा बालक को भौतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के प्रभाव की जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण के प्रभाव के विषय में जानकारी प्राप्त होती है बालकों को। कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से जब वो वातावरण के संपर्क में आते हैं तो वो उन सब चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से महसूस करते हैं और उसके विषय में अधिगम करते हैं। यहाँ पर 4 पॉइंट देखें, कक्षा में बालक को सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है जबकि पर्यटन से वह व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो शिक्षक अपने छात्रों को कक्षा में शिक्षण कार्य करवाता तो उसके माध्यम से वो सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें पर्यटन के माध्यम से तो शिक्षक के यहाँ पर अपने छात्रों को प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्रदान करता है, एक तरह से व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है। अब हम देखें नंबर 5 पे। दोस्तों नंबर 5 पॉइंट है यहाँ पे, पर्यटन छात्रों में रुचि एवं जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए जब छात्र नई नई चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं तो एक तरह से उनके अंदर जानने की जिज्ञासा उत्पन्न करती है, उनके अंदर रुचि उत्पन्न होता है। और यहाँ पर 6 पॉइंट हम देखें, पर्यटन से छात्रों में सामंजस्य करने की भावना का भी विकास होता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर सामूहिक रूप से चीज़ों को देखने, सुनने और समझने का मौका मिलता है। तो एक तरह से यहाँ पर एक दूसरे के मध्य किस तरह से सामंजस्य बैठाया जाए इस भावना का भी विकास होता है छात्रों में। यहाँ पे नंबर 7 देखें तो पर्यटन से छात्रों में अनुशासन की भावना विकसित होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें जब भी किसी क्षेत्र भ्रमण पर शिक्षक के माध्यम से छात्रों को ले जाया जाता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर टोली का निर्माण किया जाता है और उस टोली के माध्यम से प्रत्येक टोली का जो नायक होता है उसको उत्तरदायित्व सौंपे जाते हैं, अलग अलग उत्तरदायित्व सौंपे जाते हैं। तो एक तरह से कहीं ना कहीं छात्रों में उत्तरदायित्व का भी विकास होता है और कहीं ना कहीं यहाँ पे स्व अनुशासन का भी विकास होता है। यहाँ पर हम देखें नंबर 8 पॉइंट पर, पर्यटन से छात्र में सहयोग करने की शक्ति का भी विकास होता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक दूसरे का सहयोग करके भी उनके अंदर सहयोग की भावना का भी विकास होता है। नंबर 9 पर हम देखें, पर्यटन से छात्र में तर्क करने की शक्ति का भी विकास होता है। तो दोस्तों नंबर 9 पर हम देखें तो कहीं ना कहीं पर्यटन के माध्यम से छात्रों में तर्क शक्ति का विकास होता है। तर्क के माध्यम से छात्र में बौद्धिक विकास होता है, किस तरह से वो चीज़ों को देख करके ऑब्जर्व करते हैं, किस तरह से वो चिंतन मनन और विचार करते हैं। तो एक तरह से वहाँ पर उनके तर्क शक्ति का भी विकास होता है। अब हम देखें नंबर 10 पॉइंट पे। दोस्तों यहाँ 10 पॉइंट है, पर्यटन के दौरान छात्र समाज के विविध व्यक्तियों से मिलते हैं तथा अनेकों प्रकार की आर्थिक क्रियाएं एवं संबंधित समाज में कई समस्याएं देखते हैं। इस प्रकार वे उन समस्याओं के समाधान खोजने की दिशा में प्रयास करते हैं जिसका ये भावी जीवन में उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, पर्यटन के दौरान छात्र समाज के विविध व्यक्तियों से अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं और साथ ही वहाँ पे अलग अलग तरह की आर्थिक क्रियाएं, सामाजिक क्रियाएं, एक तरह से कारखानों के माध्यम से और अलग अलग व्यवसाय, ये सारी चीज़ें शिक्षक के माध्यम से वो जानते हैं, सुनते, समझते हैं। तो एक तरह से वहाँ पर जो भी अगर हम बात करें, एक शिक्षक के माध्यम से अगर छात्रों को किसी कारखाने के भ्रमण पर ले जाया जाता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर कारखानों से निकलने वाला जो गंदा कचरा है वो नदियों में जाकर नदियों को दूषित कर रहा है, उससे चिमनियों से निकलने वाला धुआं जो होता है वो वायु को प्रदूषित कर रहा है, उससे जो ध्वनि है वो ध्वनि प्रदूषण का कारण बन रहा है। तो एक तरह से यहाँ पर इसके माध्यम से जो भी व्यवसाय है, जो भी कारखाने, उससे क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं प्रकृति में, इन सब चीज़ों के बारे में शिक्षक अपने छात्रों को डिटेल से अधिगम कराता है प्रत्यक्ष रूप से। और यहाँ पर हम देखें ये सारी चीज़ें, ये सारी समस्याएं जो हैं, इन समस्याओं का समाधान छात्र अपने भावी जीवन में करता है वृक्षारोपण के माध्यम से। अब यहाँ पर 11 पॉइंट पर हम देखें, पर्यटन द्वारा भूगोल अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया को सजीव एवं रुचिकर बनाया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक शिक्षक पर्यटन के माध्यम से भूगोल विषय को रुचिकर बनाता है, क्योंकि यहाँ पर छात्र जो भूगोल होता है वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से जो भौगोलिक वातावरण है, जो प्राकृतिक वातावरण है, उससे संबंधित है भूगोल। तो एक तरह से जब छात्र उन सब चीज़ों को देखते हैं तो वो खुद को वर्तमान से कनेक्ट करते हैं और साथ ही जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं उन सबको बहुत ही नज़दीक से जानते, सुनते और समझते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे
शिक्षक द्वारा छात्रों के लिए पर्यटन का आयोजन। शिक्षक द्वारा छात्रों के लिए पर्यटन का आयोजन निम्नलिखित प्रकार से करनी चाहिए। नंबर 1 पे हम देखें, पर्यटन हेतु स्थान का चुनाव सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अच्छा माना जाता है जहां पर यातायात के साधन उपलब्ध हो और भोजन व अवकाश की व्यवस्था भी सस्ते एवं आसानी से की जा सके। तो दोस्तों ये सारी जो शिक्षक द्वारा छात्रों के लिए पर्यटन के आयोजन के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए उसके विषय में है कि जो शिक्षक जो भी पर्यटन स्थल का चुनाव करे उसमें सावधानी से चुनाव करे कि जहाँ पर यातायात के साधन सुलभ हों और साथ ही जहाँ पर भोजन और यानी कि छात्रों के ठहरने की व्यवस्था हो सके और एक तरह से सस्ते और आसानी से व्यवस्था हो सके, जहाँ पर छात्रों को बहुत अधिक व्यय भी ना पड़े। इन सब चीज़ों का ध्यान रख के शिक्षक को पर्यटन स्थल का चुनाव करना है। नंबर 2 पॉइंट पर हम देखें, शैक्षिक पर्यटन का उद्देश्य निर्धारित कर छात्रों को स्पष्ट निर्देश देना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी शैक्षिक ऐसे पर्यटन का चुनाव करे जहाँ पे छात्र अपने भ्रमण के साथ साथ अपने एक तरह से वहाँ पे अपने भ्रमण के साथ साथ अपनी जानकारी को भी बढ़ाएं, एक तरह से ऐसे स्थल का चुनाव करना चाहिए। और साथ ही यहाँ पर शिक्षक के माध्यम से शैक्षिक पर्यटन के जो भी उद्देश्य हैं वो निर्धारित होने चाहिए। शिक्षक को पहले से ही जो भी स्थल का चुनाव करे उसके शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित करके रखने चाहिए, जिससे कि छात्र अपने शिक्षक के माध्यम से उचित निर्देशन पा सके। नंबर 3 पर हम देखें, पर्यटन के पूर्व छात्रों के माता पिता शाला प्रशासन एवं प्रबंधन को विश्वास में लेना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर एक शिक्षक का ये भी दायित्व होता है कि जब वो पर्यटन के लिए छात्रों को ले जाए तो सबसे पहले उनके माता पिता और जो भी प्रशासन है और जो भी प्रबंधन है यानी कि जो भी विद्यालय के प्रबंधक हैं उन सबको भी विश्वास में लेना चाहिए कि वो सही ढंग से अपने छात्रों को ले जाएंगे और सही जगह लेके जा रहे हैं और उनको फिर पर्यटन के बाद उनको यथा समय पर ला करके उनको घर घर छोड़ दिया जाता है। एक तरह से यहाँ पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, शिक्षक की है। अब हम देखिए नंबर 4 पॉइंट पे। दोस्तों यहाँ 4 पॉइंट है, पर्यटन संबंधी आवश्यक तैयारी पूर्व में ही हो जानी चाहिए, यथा आने जाने के साधन की उपलब्धता, नियत स्थान पर ठहरने एवं भोजन की उपलब्धता, पर्यटन के दौरान काम आने वाली वस्तुओं का किट बनाना, आवश्यक अधिकाधिक स्वीकृति, नियम, स्थान के स्थानीय प्रशासन से संपर्क स्थापित कर कैंप के दौरान सुरक्षा व्यवस्था इत्यादि। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पर्यटन संबंधी जो भी आवश्यक तैयारी है उसके विषय में शिक्षक अपने छात्रों को बताए। साथ ही उन जो भी आवश्यक सामान है जिसमें छात्रों के खाने पीने की वस्तु से लेकर के डायरी, पेंसिल और जो भी उनके आवश्यक चीज़ें हैं उन सब चीज़ों का एक किट तैयार करे और उस किट के माध्यम से छात्रों को पूरा निर्देश दे जिससे कि वो सारी चीज़ें वो अपने साथ ले जा पाएँ। और साथ ही यहाँ पर बात करें तो नियत स्थान के लिए स्थानीय प्रशासन से संपर्क स्थापित कर कैंप के दौरान सुरक्षा व्यवस्था इत्यादि का भी प्रबंध किया जाए। जहाँ पे वो पर्यटन के लिए जा रहे हैं, जहाँ पे छात्रों का कैंप लगेगा, वहाँ की जो प्रशासन व्यवस्था उससे सुरक्षा की भी बात शिक्षक के माध्यम से की जानी चाहिए। तो एक तरह से छात्रों की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए और उनकी सुरक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिक्षक की है। अब हम देखें नंबर 5 पर, छात्रों के समूह बनाकर समूह मास्टर का चयन कर देना चाहिए। तो दोस्तों इसके पहले हमने बताया कि किस तरह से छात्रों का जो भी छात्र हैं उनका टोली बनाया जाए और उन टोली में जो एक नायक हो, एक मॉनिटर हो, जो कि जिसको शिक्षक के समय समय पर निर्देश दे सके और उस निर्देश को छात्र अपनी टोली में अपने मेंबर को बता सकें। अब हम देखें नंबर 6, पर्यटन के दौरान करणीय कार्यों को विस्तार पूर्वक जानकारी देनी चाहिए। अच्छा तो यह रहता है कि प्रत्येक छात्र शिविर के दौरान ये कार्यों को अपने नोटबुक में लिख लें और शिविर के दौरान हमेशा अपने पास रखें। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें शिक्षक जो भी कार्य करें उसकी पूर्व विस्तार से जानकारी सारे छात्रों को होनी चाहिए। और साथ ही अच्छा तो यह रहता है कि प्रत्येक छात्र शिविर के दौरान कार्यों को अपने नोटबुक में लिख लें और शिविर के दौरान हमेशा अपने पास रखें। तो जो भी एक तरह से जो भी शेड्यूल होगा वो प्रत्येक छात्र को उसके विषय में पहले से पता होना चाहिए कि वो जहाँ भी जा रहे हैं, कहाँ पर वो रुकेंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे। तो एक तरह से वो सारी जानकारी प्रत्येक छात्र को होनी चाहिए।
दोस्तों यहाँ पर हम देखें नंबर 7 पॉइंट, यदि नियत स्थान पर संग्रह हेतु कोई वस्तु उपलब्ध हो तो उसे संग्रह के संबंध में भी स्पष्ट निर्देश दिए जाने चाहिए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी वस्तु उपलब्ध हो उसके विषय में किस तरह से संग्रह करना है, ये शिक्षक के माध्यम से निर्देश दिए जाने चाहिए। नंबर 8 पर हम देखें, विविध कार्यों को सुचारू निष्पादन हेतु यह आवश्यक है कि विविध कार्यों के लिए समय निर्धारित कर बालकों को समय चक्र पूर्व में लिखवा देना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक एक्टिविटी के विषय में छात्रों को समय हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए जिससे कि उन्हें कोई भी असुविधा ना हो। यहाँ पर हम देखें नंबर 9 पॉइंट पे, कार्य संपादन हेतु छात्रों का समूह बनाते समय छात्रों की योग्यता, क्षमता, रुचि का भी यथासंभव पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो भी कक्षा में जो भी जितनी भी टोलियां बनाई गई हैं उनमें जो नायक है, जिन्हें मॉनिटर जो कि अपनी टोली को निर्देश देगा, तो टोली का जो मॉनिटर बने वो ऐसा मॉनिटर हो जो जिससे कि उस कार्य में रुचि हो। और साथ ही यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी छात्र जिस तरह की रुचि रखता है, जिस तरह की योग्यता रखता है, यहाँ पे कोई छात्र भोजन से संबंधित कार्य में दक्ष है तो कोई छात्र साफ सफाई से संबंधित कार्य में दक्ष होता है, तो एक तरह से उस छात्र की रुचि के हिसाब से ही उसके दायित्वों को सौंपा जाए, ऐसी व्यवस्था शिक्षक के माध्यम से की जाए। अब हम देखें यहाँ पर 9 पॉइंट तक हो गया है। यहाँ पर हम देखें नंबर 10 पॉइंट, बालकों के जेब खर्च की धनराशि को सुरक्षित रखने हेतु स्पष्ट दिशा निर्देश देने चाहिए। तो दोस्तों जो भी छात्र धनराशि ले जाएं उनको सुरक्षित रखने के भी दिशा निर्देश दिए जाने चाहिए कि किस तरह से वो अपने धन को सही ढंग से रखें। और नंबर 11 पर हम देखें, यात्रा समाप्ति पर पर्यटन के दौरान पूर्ण की गई विविध गतिविधियों पर कक्षा में खुली चर्चा होनी चाहिए और उसके बाद प्रत्येक छात्र को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पर्यटन रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना चाहिए। पर्यटन रिपोर्ट में पर्यटन योजना में रही कमियों सुझावों का भी विशेष उल्लेख होना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें कि जब छात्र पर्यटन से वापस आए तो वो प्रत्येक विषय में खुली चर्चा हो और उन्हें एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए जिसमें उन्होंने जो चीज़ें देखी, जो भी उनकी विशेषताएं थी और जो भी उनके जो भी पर्यटन थे उनमें जो भी कमियां रहीं और जो भी चीज़ें उन्होंने अच्छे ढंग से देखी तो उसकी विशेषता भी हो, कमियां भी हो, और साथ ही उन्हें सुझाव भी इसमें रखने हैं कि क्या क्या कमी रह गई उसके बारे में किस तरह के सुझाव उनके अपने हैं, वो सारी चीज़ें उसमें सब होनी चाहिए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमने देखी कि किस तरह से जो भ्रमण के लिए शिक्षक के माध्यम से छात्रों को ले जाया जाता है, पर्यटन के लिए ले जाया जाता है, तो उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए शिक्षक को और छात्रों के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब हम इसमें लास्ट देखते हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि पर्यटन भूगोल शिक्षण अधिगम में अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। इसके द्वारा कम समय में अधिक सीखना बहुत ही आसान होता है तथा बालक नीरसता का अनुभव नहीं करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें पर्यटन के माध्यम से कहीं ना कहीं बालक खुद को उसमें उत्साही महसूस करता है, एक तरह से वो जानने की इच्छा रखता है, उसके अंदर उत्सुकता होती है कि वो चीज़ों को जाने सुने और समझे। तो एक तरह से बालक के लिए ये सारी चीज़ें नीरस नहीं होती हैं, वो उसमें इंजॉय करता है, वो उसमें खुश होता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये सारे डिस्कशन आपको अच्छे लगे होंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।